जयपुर की, जहां पर एटीएस मुख्यालय से खबर मिल रही है आईजी विकास कुमार के निर्देश पर दो बड़ी कार्रवाई की गई है। दो अलग अलग मामलों में करीब 1 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया। हथियार और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए। फायरिंग के जवाब में फायर झोंककर तस्कर को पकड़ा है। चोरी के वाहन से तस्करी करता अंतरिम जमानत से फरार आरोपी दबोच आ गया। बजरंग राजकुमार और महिपाल गिरफ्तार किया गया। तो जमानत से जो आरोपी फरार थे वो धर दबोचे गए। बजरंग, राजकुमार और महिपाल तीनों पुलिस के शिकंजे में, खाकी के शिकंजे में। जयपुर एटीएस मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर ये दो बड़ी कार्रवाइयां की जाती है। दो अलग अलग मामलों में कार्रवाई हुई। करीब 1 करोड़ का अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया गया कार्रवाई में। तो तकरीबन 1 करोड़ का डोडा पोस्ट जब्त किया गया। तो महत्वपूर्ण ये कार्रवाई, दो अलग अलग मामलों में ये कार्रवाई की गई है। जयपुर एटीएस मुख्यालय से इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर। आईजी विकास कुमार के निर्देश पर ये दो बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया गया और हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए। तो ये पूरी कार्रवाई आईजी विकास कुमार के निर्देशन पर की जाती है। जहर के व्यापारियों और नशे के स्वयंभू सरगनाओं पर अब एएनटीएफ का कहर वज्र बनकर लगातार अनवरत और श्रृंखलाबद्ध रूप से टूट रहा है। और उसी की अगली कड़ी में कल रात दो अलग अलग कार्रवाइयों में करीब 1 करोड़ रुपए का डोडा चूरा, 2 बड़े वाहन और हथियारों की एक बड़ी खेप, जिसमें पिस्टल, मैगजीन्स और कई सारे कारतूस की धरपकड़ करने में एएनटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। पहले मामले में बजरंग नाम का एक बड़ा आरोपी जो चित्तौड़गढ़ के बेगू इलाके से स्कॉर्पियो गाड़ी में डोडा चूरा की एक बड़ी खेप, करीब 1 करोड़ रुपए की खेप लेकर। और अब बात चूरू के रतनगढ़ की करेंगे। राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया अल्प प्रवास पर रतनगढ़ पहुंचे। रेलवे स्टेशन पर पूर्व विधायक पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। सतीश पूनिया जैसे ही पहुंचते हैं उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत सम्मान किया जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। कई बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचते हैं, जमावड़ा लगता है। स्वागत, सत्कार, सम्मान, अभिनंदन यहां पर किया गया। और चलिए बात बूंदी की। पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों के लिए संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना, जिसे राम जल सेतु लिंक परियोजना कहा जा रहा है, उसे लेकर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने सोमवार को बूंदी के गुहाटा में निर्माणाधीन चंबल एक्वाडक्ट का निरीक्षण किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। मंत्री रावत ने करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर कार्यों का गहन निरीक्षण किया और अभियंताओं से परियोजना की क्या कुछ प्रगति रही उसकी जानकारी भी ली। उन्होंने गुणवत्ता के साथ में तय समय में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि चंबल नदी पर 2.3 किलोमीटर लंबे एक्वाडक्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसे जून 2028 तक पूरा किया जाएगा। ये परियोजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल सुरक्षा की दिशा में मील का पत्थर भी साबित होगी। निरीक्षण के बाद में मंत्री ने अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। और अब बात सीकर के श्री माधोपुर की कर लेते हैं, जहां पर कंचनपुर निवासी शहीद अग्निवीर करण सिंह राठौड़ के घर आज दोपहर स्थानीय विधायक और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहुंचे। मंत्री खर्रा ने शहीद करण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों से मुलाकात करके उनको ढाढ़स भी बंधाया। इस दौरान उन्होंने शहीद के पिता दयाल सिंह से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की। अग्निवीर करण सिंह राठौड़ का 1 फरवरी को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में साइलेंट अटैक से निधन हुआ था। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राठौड़ की ढाणी पहुंच करके शहादत को नमन किया और परिवार के साथ कुछ पल भी बिताए। और चलिए बात टोंक की। डीएसपी ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक कोतवाली थाना क्षेत्र की
काली पलटन में छापा मारा है। इस कार्रवाई में सट्टा सरगना किशोर सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने मौके से 35,085 रुपए नगद और 16 डायरिया भी जब्त की, जिनमें करीब 6,12,000 रुपए का सट्टे का हिसाब मिला है। इसके अलावा 5 मोबाइल फोन जब्त किए। कार्रवाई एएसपी रतनलाल भार्गव के निर्देशन में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरपीजीओ एक्ट और संगठित अपराध की धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पूरे नेटवर्क को लेकर के जांच जारी है। और अब बात जोधपुर की करते हैं, जहां पर मानव शरीर के अंगों की तस्करी से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला देखने को मिला है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों एक व्यक्ति की मौत के बाद शव को जोधपुर से बिलाड़ा ले जाया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस को संदिग्ध सूचना मिली, जिस पर ग्रामीण पुलिस सतर्क हुई और शव को ले जाने वालों पर नजर भी रखी गई। पुलिस की सक्रियता को देखते हुए संबंधित लोगों ने ऐन वक्त पर अपना इरादा बदला और शव को वापस जोधपुर ले आए। शव को वापस लाने के पीछे का कारण फिलहाल रहस्य बना हुआ है। हालात को देखते हुए पुलिस ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए कस्टडी में ही शव का अंतिम संस्कार करवाया। गोपनीय सूचना मिली थी, जिसमें एक डेड बॉडी को जोधपुर से जैतारण ले जाना और फिर वापस जोधपुर लाने की सूचना थी, और उसमें इस तरह की सूचना संभावित थी कि हो सकता है मानव अंगों की तस्करी में उसका उपयोग किया जाए। सूचना पर हमने उसको डेवलप किया और बिलाड़ा कापड़ा में नाकाबंदी करवाई। बिलाड़ा में उस गाड़ी को रुकवा के और चेक किया, और गनीमत ये थी कि उसमें डेड बॉडी से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। उसके किसी पार्ट्स में चीरा भी नहीं लगा था। उसकी वीडियोग्राफी की गई, परंतु फिर भी कई सवाल पैदा होते हैं, जिसके आधार पर। और चलिए बात जोधपुर के आरटीओ पद रिक्त होने को लेकर अधिवक्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बुद्धाराम चौधरी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिला। ज्ञापन में बताया कि 30 जनवरी से जोधपुर में आरटीओ का पद रिक्त है, जिसके कारण वाहनों से जुड़े सभी काम पूरी तरह से ठप है। ये था जोधपुर में एक आरटीओ का पद एक ही है, जिसमें पूरा संभाग आता है। वो 30 जनवरी से खाली है, जिस हेतु मतलब काम पूरे अटक रहे हैं और ना किसी को चार्ज दे रखा है, और जिस कारण से वाहनों के फिटनेस परमिट जारी नहीं हो रहे हैं और ऑनलाइन है जो चालान कट रहे हैं। इसलिए वो वकीलों के पास आते हैं, तो वकील जो आरटीओ में जो काम करते हैं वकील है, वो परेशान होते हैं, क्लाइंट का काम नहीं करवा पाते। इसलिए भारी वाहन मालिकों में भारी रोष है, जिस कारण से आज कलेक्टर से सर। और चलिए बात रावला की करते हैं, जहां पर पत्नी अंजू द्वारा अपने प्रेमी सहित 3 लोगों के साथ में मिलकर अपने पति की हत्या करने का मामला देखने को मिला है। पुलिस ने आज घड़साना न्यायालय में आरोपी संजू, रोहित और बादल को पेश किया। आशीष हत्याकांड में महिला को पहले भी जेल भेजा था। आज अन्य तीनों आरोपियों को भी जेल भेज दिया गया है। और चलिए बात बूंदी की। जिले की प्रभारी सचिव रुक्मणी रियार ने सोमवार को हिंडोली पंचायत समिति सभागार में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप और विभागीय योजनाओं की अब तक की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग की तारबंदी योजना, फार्म पोन्ड योजना, उद्यान विभाग की शेडनेट योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की समीक्षा भी हुई। प्रभारी सचिव ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकार किसान योजना और मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नियमों के मुताबिक आखेट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। और चलिए बात बांसवाड़ा की। जिले के घाटोल थाना क्षेत्र में नहर में डूबे युवक का शव 24 घंटे के लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद में बरामद किया है। चड़ला गांव स्थित नहर में डूबे युवक की तलाश में सिविल डिफेंस की टीमें लगातार जुटी हुई थी। सिविल डिफेंस की 9 सदस्यीय टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद में युवक का शव घटनास्थल से करीब 1 किलोमीटर दूर नहर से बाहर निकाला। मृतक की पहचान बालचंद पुत्र रूपलाल निवासी बामनपाड़ा के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही घाटोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के मोर्चरी में रखवाया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। और अब बात पाली के सुमेरपुर की। तखतगढ़ नगर पालिका में बीजेपी बोर्ड और अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के आदेशानुसार
सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार ने सोमवार को नगर पालिका प्रशासक के रूप में कार्यभार संभाला है। कार्यभार ग्रहण को लेकर के नगर पालिका परिसर में औपचारिक कार्यक्रम रखा गया। नगर पालिका पहुंचने पर अधिशासी अधिकारी मगुराज चौधरी ने उपखंड अधिकारी कालूराम कुम्हार का साफा और माला पहना करके स्वागत किया और उन्हें विधिवत रूप से प्रशासक का कार्यभार भी ग्रहण करवाया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष ललित रांकावत सहित कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस अनुसार बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पे आज नगर पालिका प्रशासक के रूप में कार्य ग्रहण किया है और चूँकि निवर्तमान बोर्ड कार्य कर रहा था और उनके मार्गदर्शन और सहयोग से आगे भी जनता की जो भी मांग है, जो भी समस्या है, उनके लिए हम कार्य करते हैं। निवर्तमान अध्यक्ष ललित जी रांकावत से भी आपकी कोई बात हुई, चर्चा हुई, क्या कोई पेंडिंग कार्य बताए? उन्होंने बोर्ड ने काफ़ी अच्छा कार्य पिछले 5 सालों में बहुत सारे बड़े बड़े कार्य करवाए हैं और रनिंग में जो भी कार्य है एक सतत करके। धौलपुर के सरमथुरा की बात कर लेते हैं। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में सरमथुरा थाना पुलिस इन दिनों बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत सरमथुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अलग अलग पुलिस टीमों का गठन किया और करीब 15 संदिग्ध ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की। पुलिस ने बदमाशों के घरों की तलाशी लेते हुए करीब 10 हिस्ट्री शीटर बदमाशों को मौके पर पाबंद किया। साथ ही लूट, आर्म्स एक्ट और राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अचानक हुई इस पुलिस कार्रवाई से बदमाशों में हड़कंप मचा है। थानाधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि बदमाशों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। तो बदमाशों पर बड़ी कार्रवाई हुई। डीडवाना के कुचामन सिटी की बात कर लेते हैं। जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर समित शर्मा आज जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने सबसे पहले नावा उपखंड के इंदोखा में ग्रामोत्थान शिविर का अवलोकन किया और अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। इसके बाद कुचामन सिटी पहुंचकर नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। प्रभारी सचिव बनने के बाद पहली बार जिले के दौरे पर आए डॉक्टर समित शर्मा एक्शन मोड में दिखाई दिए और अधिकारियों से विभागीय प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान चिकित्सा, परिवहन, खनन, जल प्रदाय, सीवरेज, सफाई और कृषि विभाग को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए। निजी क्लिनिक चलाने वाले सरकारी डॉक्टर अवैध खनन और कार्यालय समय की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई। बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत द्वारा किए गए नवाचारों की प्रभारी सचिव ने सराहना भी की है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और उसमें अपने इंदोखा में जो शिविर लगा है, शिविर का विजिट किया गया और वहाँ पे जो अलग अलग जो विभाग हैं इनके द्वारा जनता के कार्य किए जा रहे हैं, उसका प्रमोशन किया गया। और यहाँ कुचामन में जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनकी जो बैठक है वो ली गई है और जिले की जो समस्याएं हैं और उसका क्या क्या समाधान हो सकता है, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसके किस प्रकार से क्रियान्वित हो रही है, उसमें क्या प्रोग्रेस है, मार्च होने वाला है। अभी को ये निर्देश दिए हैं कि अपने 31 मार्च से पहले पहले जिस विभाग के जो टारगेट हैं उसको पूरा करें, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में हो, चाहे बिजली विभाग के हो या पानी विभाग के हो। जैसा कि मैंने अभी जिला स्तरीय अधिकारियों को सबको बताया भी है, उन्हें मोटिवेट भी किया है कि ये हमारा फेल्योर है कि हमारी सेवाएं 19 हैं, कम हैं, तो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे। अगर हमारे स्कूल में पढ़ाई कम अच्छी है तो वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। तो और अब बात फतेहपुर की करते हैं। गोचर भूमि की गलत तरीके से रजिस्ट्री करने के आरोप में सोमवार को फतेहपुर एसडीएम और तहसील कार्यालय पर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार हितेश चौधरी को पकड़कर भीड़ के बीच लाने की कोशिश की। हालांकि तहसीलदार हाथ छुड़ाकर तहसील कार्यालय से बाहर निकले। इसके बाद भीड़ तहसीलदार के पीछे पीछे तहसील कार्यालय से एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। महोदय द्वारा इस पर स्टे था, दावा चल रहा था कि ये गोचर से बंजर में कैसे कन्वर्ट हो गई। पूरे डॉक्यूमेंट सामने दिए हुए थे कि इसको वापस गोचर किया जाए। जब तक ये गोचर वापस नहीं हो जाती तब तक इसमें स्टे कायम रखा जाए कि बिक्री नहीं हो जाए। तहसीलदार महोदय को उपपंजीयक महोदय के बतौर भी उनको बार बार निवेदन किया जा चुका है। हमारा सिविल कोर्ट से भी पूरा स्टे है इसमें अभी तक कायम, उस स्टे की कॉपी दे दी गई है
तथा उनको बार बार निवेदन किया जा चुका था, उनको स्टे की कॉपी दे दी गई थी, उसमें स्टे अंकित कर दिया गया था। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये लोग क्या चाहते हैं, उनके पीछे कौन है, सबको मालूम है। फतेहपुर के अंदर आज जिनकी चल बल है वो उनके पीछे है, और ये गायों की जो भूमि है, जो धर्म की सनातन की भूमि है, उसको खाने के लिए जो झूठी एक षड्यंत्र पूर्वक रचकर एक नकली गौशाला बनाई है, ट्रस्ट बनाया है, उसमें वो सब लोग सम्मिलित है। उस भूमि को खाने के लिए उनको गौ सेवा से कहाँ लेना देना है? गौ सेवा तो वहाँ हो रही है, ऑलरेडी वहाँ चल रहा है। जब वो कह रहे हैं कि हमने गौशाला के नाम की है, अरे। और अब बात बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा बागीदौरा से कांग्रेस पार्टी कार्यालय पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कार्यकर्ताओं ने शानदार स्वागत किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यालय परिसर में प्रवेश से पहले उन्होंने पार्टी कार्यालय की दहलीज को चूम कर सम्मान प्रकट किया। इस दौरान माहौल भावनात्मक हुआ। उनके साथ में जिला प्रमुख रेशम मालविया भी भावुक दिखाई दी। सभा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे और मालविया के समर्थन में नारे लगाए। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। जयपुर से बड़ी खबर। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल के निर्देश पर कार्रवाई हुई। गौरव टावर स्थित मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट पर छापा मारा है। घटिया और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तेल में फ्रेंच फ्राइज बन रहे थे। 100 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई गई। टीपीसी स्तर निर्धारित सीमा 25 से कहीं ज्यादा पाया गया। मौके पर मौजूद मैनेजर को तुरंत फ्रेश तेल उपयोग करने के निर्देश दिए गए। चाट का चस्का रेस्टोरेंट में भी दूषित सामग्री पाई गई। करीब 25 किलो दूषित खाद्य सामग्री नष्ट करवाई। खाद्य तेल का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी, राजेश नागर और टीम शामिल रही। तो टीपीसी लेवल भी बहुत ज्यादा पाया गया। जो निर्धारित सीमा होती है 25 से ज्यादा पाया गया। और मौके पर जो मैनेजर थे उनको तुरंत फ्रेश तेल उपयोग करने के निर्देश दिए गए। तो आप देखिए, सेहत के साथ खिलवाड़ यहाँ पर किया जा रहा था। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से घटिया ऑयल में फ्रेंच फ्राइज बनाए जा रहे थे और 100 किलो दूषित सामग्री को नष्ट किया गया। टीम यहाँ पर मौजूद। और आप सोचिए, अब तक जो लोग वहां पर आते थे उनके साथ में, उनकी सेहत के साथ में कितना ज्यादा खिलवाड़ हुआ होगा। बाड़मेर की बायतू की बात करेंगे, जहां पर किसान ट्रैक्टरों के साथ में बाड़मेर जिला मुख्यालय की तरफ कूच करते हुए दिखाई दिए। किसानों का ये काफिला जब निमोनिया की ढाणी टोल पर पहुंचा तो प्रशासन ने उसे रोका। भूजासर, सेवनियाला, नोसर, बोड़वा सहित विभिन्न गांवों के किसान लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सोलर पावर कंपनियों द्वारा उनके खेतों में जबरन हाई टेंशन लाइनें निकाली जा रही है, जिससे खेती को नुकसान हो रहा है। किसान उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर बायतू से महिलाओं सहित बड़ी संख्या में किसान बाड़मेर जिला मुख्यालय की तरफ रवाना हुए थे। किसानों ने मांग की है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान और बिना सहमति खेतों में लाइन डालने की कार्रवाई रोकी जाए। तो तस्वीरें आप देख लीजिए कि किसानों का किस तरह से गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है। इन लोगों की अपनी मांगे हैं और कहा कि जबरन लाइनें न डाली जाए। और देखिए, अलग अलग जगहों के किसान एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। बायतू की तस्वीरें, किसान ट्रैक्टर लेकर के रवाना हुए हैं और पूरा काफिला आप देखिए किसानों का। सोलर कंपनियों पर जबरन लाइन डालने का आरोप इन्होंने लगाया है और अलग अलग जगहों से किसान एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। अब देखना यह है, जो प्रशासन से इन्होंने मांग की है, क्या उस पर कोई समाधान, कोई बीच का रास्ता निकल करके आ पाता है या फिर वो तस्वीरें वैसी की वैसी देखने को मिलेगी। हालांकि अब किसान जो है एक साथ प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और ऐसे में जो इनकी मांग है कि जबरन लाइन न डाली जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजेंद्र बेनीवाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, इन किसानों की क्या कुछ मांगे हैं? जी मैडम, इनका बायतू से सिरोही से जैसलमेर की तरफ बायतू क्षेत्र में
हाइड्रेन लाइन सोलर कंपनियों की खींची जा रही है, जो किसानों के खेतों से खींची जा रही है, और किसान लंबे समय से बीएलसी की दर पे उचित रेट मिले हमें, इसकी मांग की जा रही है। लेकिन कंपनी द्वारा प्रशासन के दम पर जबरदस्ती लाइन खींची जा रही है। इसको लेकर 2 दिन से किसान विरोध प्रदर्शन धरना पे जारी थे। धरने स्थल पर कोई भी कंपनी के और उस अधिकारी और प्रशासन अधिकारी नहीं जाने पर आज किसानों ने उग्र आंदोलन लिया और बाड़मेर की तरफ कूच किया। जब प्रशासन ने निबानिया की टोल पर किसानों को रोक लिया गया और भारी संख्या में महिलाओं और किसानों ने वहां बाड़मेर की ओर कूच किया। ठीक है राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये किसानों की समस्या पहले भी थी और ऐसे में पहले भी जिम्मेदारों का कोई एक्शन नहीं हुआ। अब देखना यह है इनकी मांगे कितनी जायज और इन पर क्या कुछ समाधान निकल करके आ पाता है। पोखरण में मारपीट और लज्जा भंग के एक मामले में एडीजे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे डॉक्टर महेंद्र कुमार गोयल ने घटना के करीब 8 साल बाद मां और उसके 3 बेटों को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही हर एक आरोपी पर 1,71,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। आरोपियों पर अपने चाचा चाची के साथ लूट, मारपीट और महिला की लज्जा भंग करने के आरोप है। 9/11/2018 को प्रार्थी प्रतापाराम निवासी मेघरिक्षक भणियाणा ने सपत्नी पुलिस थाना भणियाणा में उपस्थित होकर एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसने उसने चैनाराम पुखराज व दुर्जन राम पुत्र खेताराम, कमला पत्नी खेताराम, उन्होंने उसके घर में घुस करके मारपीट की थी तथा उसकी पत्नी की लज्जाभंग की और 10,000 रुपये लूट कर लेकर गए थे। उस मामले में आज माननीय न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए प्रत्येक को 10 साल की सजा। और अब बात जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थानी लोक कला और कालबेलिया संस्कृति को पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध लोक कलाकार सेनू सपेरा को जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने सम्मानित किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। यह सम्मान उन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया जाना था, लेकिन भारत सरकार की तरफ से अमेरिका में गणतंत्र दिवस समारोह में प्रस्तुति देने के कारण वे उस समय उपस्थित नहीं हो सकी। अमेरिका से लौटने के बाद जिला कलेक्टर कार्यालय में उन्हें यह सम्मान दिया गया। गणतंत्र दिवस पर एक साथ जोधपुर और फलौदी दोनों जिलों में सम्मान मिलने से सेनू सपेरा को दोहरी खुशी मिली। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा की बात करेंगे। धम्बोला थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत धम्बोला अंतर्गत कुवाड़िया फला में 43 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला देखने को मिला है। महिला का शव उसके घर में रस्सी के फंदे से लटका मिला, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सीमलवाड़ा चौकी प्रभारी सकाराम परमार ने बताया कि मृतका की पहचान रेखा पत्नी रमेश खांट के रूप में हुई है। घटना के समय महिला घर पर अकेली थी, जबकि पति और 2 बच्चे अहमदाबाद मजदूरी के लिए गए थे। पुलिस को रात करीब 12 बजे सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और सुबह 4 बजे शव को सीमलवाड़ा मोर्चरी में रखवाया। आज सुबह पीहर पक्ष मोर्चरी पहुंचा और बिना सूचना शव मोर्चरी में रखने का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। हमें इतना नहीं घेर को ये तो नहीं कि रातें हो था जिन हो नहीं था जो अमन का खबर रही थी नहीं। पुलिस प्रशासन आप जो के जी रेखा करीने हमारी बे नहीं थी इन्हें उतारी लेने जाते रहो ना तो हमारो बंधवी के ना हमारो भाणे से कुणे इन्हीं बात में कुणे जानतो नहीं आज तक। और चलिए बात जोधपुर की नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत जोधपुर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी की करीब 3 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध संपत्ति कुर्क की है। ये कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत हुई। पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश और डीसीपी पश्चिम विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर एडीसीपी रोशन मीना और एसीपी छवि शर्मा के सुपरविजन में बासनी थानाधिकारी नितिन दवे के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई। पुलिस के मुताबिक 30 अक्टूबर 2025 को शास्त्री नगर थाना पुलिस ने आरोपी सोनाराम के मकान से 666 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया था। और चलिए बात झुंझुनू के पिलानी की। नवलगढ़ में पीएनबी गोल्ड लोन घोटाले की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि पिलानी से भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है। पिलानी में संचालित मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर और सहायक मैनेजर ने मिलकर करीब 30 लाख रुपए का घोटाला किया। पिलानी सीआई चंद्रभान के मुताबिक कंपनी के एरिया मैनेजर लोकेश शर्मा ने 9 दिसंबर 2025 को मामला दर्ज करवाया था
ऑडिट में खुलासा हुआ 12 से 24 अक्टूबर 2025 के बीच नकली सोने के बदले गोल्ड लोन जारी किए। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपियों ने अपने करीब 10 परिचितों और रिश्तेदारों के नाम पर फर्जी लोन पास करके राशि का गबन किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। तो वहीं अन्य कर्मचारियों और लाभार्थियों की भूमिका सामने आने पर आगे की कार्रवाई होगी। 3 दिसंबर 2025 को मणिपुरम फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की यह ब्रांच है, उसके एरिया मैनेजर श्री लोकेश शर्मा ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उनके यहाँ पिलानी ब्रांच के अंदर जो मैनेजर और सहायक मैनेजर थे, उन्होंने करीब 10 खातों के अंदर नकली सोना रख करके और जो लोन है असली सोने की कीमत का दे दिया। तो मुकदमा दर्ज हुआ। इतने दिनों तक जांच चल रही थी, रिकॉर्ड प्राप्त किया, सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए और उसके बाद जांच में जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर मैनेजर और सहायक मैनेजर नरेंद्र कुमार और संदीप कुमार दोनों को कल गिरफ्तार किया। आज उनको कोर्ट। और चलिए अब बात जयपुर की। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और लगातार विकास को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। RSPCB ने IIT जोधपुर और MNIT जयपुर के साथ में महत्वपूर्ण MOU किए हैं। IIT जोधपुर के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज की स्थापना की जाएगी, जबकि MNIT जयपुर के साथ में क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर बनाया जाएगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की बात की, इन दोनों सेंटर्स के लिए आज बोर्ड ने MNIT जयपुर के साथ क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के लिए एवं IIT जोधपुर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए MOU साइन किया है। ये दोनों सेंटर जो हम इन प्रीमियम इंस्टीट्यूट के साथ डेवलप करने जा रहे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य थोड़ा अलग अलग है। जहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की हम बात करें, वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज एक सेंटर बनेगा जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी डेटा को एकत्रित करना, मॉडलिंग करना, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से क्या परिणाम होने वाले हैं उसके बारे में हमको जानकारी देना, सचेत करना। जब ये सेंटर होगा जहाँ पर कि फील्ड इंजीनियर्स भी बैठेंगे और हमारे इन्वेस्टिगेटर्स भी बैठेंगे, तो एक आपस में सामंजस्य, उनकी जो समस्याएं उन पर हम काम कर पाएंगे, उनको बता पाएंगे। तो इसमें जो मोटे तौर पर एक चेन बन रही है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा द टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन जिसमें हम इंजीनियर साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, और तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि मान लिया आपने इंजीनियर को बता दिया लेकिन वो काम करने वाला अगर फील्ड पर ग्राउंड लेवल वाला आदमी आपके पास नहीं। और अब खबर हिंडौन से। हिंडौन के राजकीय महाविद्यालय के छात्रों को अब निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिल पाएगी। करीब 5 लाख रुपए की लागत से तैयार लाइब्रेरी का सोमवार को महाविद्यालय परिसर में करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और हिंडौन की पूर्व विधायक राजकुमारी जाटव ने उद्घाटन किया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पप्पू राम कोहली ने बताया कि मैं राज्य सरकार की मुख्यमंत्री बजट घोषणा साल 2025-26 की अनुपालना में तैयार की गई लाइब्रेरी में 65 छात्र छात्राओं के बैठने की उपयुक्त व्यवस्था की है। और अब बात बीकानेर के खाजूवाला की। दलित नाबालिग बच्ची के साथ में दुष्कर्म और उसकी मौत से जुड़े मामले में खाजूवाला विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। विधायक ने परिजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दी और हर हाल में न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने बीकानेर SP से फोन पर बात करके पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजस्थान के विकास की दिशा तय करने वाला दिन अब करीब है। डिप्टी CM और वित्त मंत्री दिया कुमारी 11 फरवरी को विधानसभा में राजस्थान बजट 2026-27 पेश करेगी। ये बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और आर्थिक विकास की बड़ी तस्वीर पेश करने वाला माना जा रहा है। अनुमान है कि इस बार बजट का आकार 5.70 से 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में 11 फरवरी को पेश होने वाला बजट 2026-27 डिप्टी CM दिया कुमारी का लगातार तीसरा बजट होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले साल के 5.37 लाख करोड़ रुपए के बजट की तुलना में इस बार 7 से 10% की बढ़ोतरी संभव है। सरकार का फोकस इस बार भी बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क परियोजनाओं और शहरी मोबिलिटी के विस्तार पर रहेगा। इसके साथ ही बजट को जन केंद्रित बनाए जाने की पूरी तैयारी है। राजस्थान बजट 2026-27 क्या रहेगा बड़ा फोकस? अनुमानित बजट आकार
5.70 से 6 लाख करोड़ रुपए। 11 फरवरी को बजट पेश करेंगी दिया कुमारी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहेगा बड़ा जोर, रोजगार सृजन पर रहेगा फोकस, ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा, एमएसएमई और माइनिंग सेक्टर को मिलेगा सपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति पर बढ़ेगा निवेश। रोजगार के मोर्चे पर भी सरकार से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। पिछले बजट में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के वादे किए गए थे। इस बार इन्हें आगे बढ़ाने का रोड मैप सामने आ सकता है। साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन इनिशिएटिव्स, एमएसएमई और माइनिंग सेक्टर को नई रफ्तार देने की तैयारी है। 2025-26 के ग्रीन बजट के बाद इस बार भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खास ध्यान रहने की संभावना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी बजट में मजबूत प्रावधान किए जा सकते हैं। साफ है कि ये बजट राजस्थान को एक विकसित और अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है। और चलिए अब जयपुर से बड़ी खबर। श्यामनगर थाना इलाके के अशोकपुरा कॉलोनी में हड़कंप मच गया। कॉलोनी में एक गाय के बाड़े में बछड़े का कटा हुआ सिर लटका मिला। देखते ही देखते घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुआ, जिसके बाद इलाके में भीड़ जमा हुई और तरह तरह की चर्चाएं शुरू हुई। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की गई है। जांच में खुलासा हुआ कि पूरा मामला गौ सेवा संघ से जुड़े गोपालक बंटी शर्मा के यहाँ का है। पुलिस के मुताबिक बछड़े की मौत के बाद गाय दूध देना बंद कर दी गई थी, जिसके चलते गलत सलाह पर यह कदम उठाया गया। इसी दौरान किसी असामाजिक तत्व ने वीडियो बनाकर वायरल किया। थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि अफवाह फैलाने वालों को डिटेन किया है और मामले की गहन जांच जारी है। गाय काटने के लिए जिम्मेदार है, उनका जवाब दो। वो हिंदू मुसलमान नहीं है। वहां पर आपके ही बीजेपी के हिंदू पदाधिकारी ने गाय का गला काट के टांक दिया। आपकी पुलिस नाटक कर रही है। जाके जिन्होंने बेचारे कॉलोनी वाले हैं उन्हीं को उठा के बंद कर दी। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, बहुत ही दर्दनाक, और इन तस्वीरों को हमने ब्लर करके दिखाया है। एक गाय के बछड़े का कटा हुआ सर लटका मिला है, जिसके बाद यह वीडियो वायरल हुआ। और जालौर के आहोर की बात करेंगे। पांचोटा गोलिया के रहने वाले अशोक की संदिग्ध मौत के मामले में पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक के परिजनों और मीणा समाज के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए सड़क पर उतरकर NH 325 को जाम किया। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकियां मिल रही है, जिससे हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हुए। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद प्रदर्शनकारी आहोर उपखंड कार्यालय पहुंचे और वहां पर घेराव करके धरने पर बैठे। मौके पर ASP मोटाराम और DSP दशरथ सिंह सहित भारी पुलिस बल तैनात रहा। लगातार चली वार्ताओं के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए सहमत हुए। अब मंगलवार सुबह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बोला है कि जब पहले तो वो हत्या साबित होती है, प्रशासन को ये लग रहा है कि वो तो फांसी खा के मरा, ऐसा करा, फंदे से हमने उतारा, ऐसा करके बोले। हमने बोला कि हमारे पास एविडेंस है। वो इसकी बहन खुद बोल रही है, हमने देखा है, फोन की धमकियाँ है। वो तो बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें कोर्ट भी मान्य नहीं करती है। मैं कि ठीक है। तो इनका ये कहना है कि PM रिपोर्ट आने के बाद में आपकी सभी मांगों पे सहमति जताई जाएगी। अभी धरना 12 घंटे के लिए स्थगित है या जारी रहेगा? जी स्थगित है। नहीं, वो आज इनकी समझाइश का दौर चला था, तो एक बार PM के लिए सहमत हो गए। फिर दोबारा इन्होंने अभी ये कहा कि भाई रात्रि होने वाली है तो हम कल सुबह PM करें। एक बार PM के लिए एग्री है। प्रकरण पहले दर्ज हो चुका है, मेडिकल बोर्ड का गठन भी। उन्होंने ये बोला है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए जालौर के आहोर की। पुलिस ने पहले तो हल्का बल प्रयोग में किया, लेकिन फिलहाल हालात काबू में है। आहोर क्षेत्र में संदिग्ध मौत से पूरे इलाके में तनाव फैल गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन्हीं को देखकर के अनुमान लगा सकते हैं कि कितना तनाव यहाँ पर फैल चुका था। यहाँ तक कि जाम तक लगा दिया था सड़कों पर और परिजनों को धमकी मिलने के आरोप तक लगे हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, हालात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पर
गुस्सा और गम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और हत्या का आरोप लगा करके NH 325 पूरी तरह से जाम किया गया। और ये तस्वीरें जब पुलिस से बातचीत होती है कुछ देर पहले दिखाई, और यहाँ पर लोगों के बीच में बातचीत जारी है और तनावपूर्ण पूरी तरह से माहौल यहाँ पर देखा जा सकता है कि लोगों में कितना ज़्यादा गुस्सा है। पुलिस मौके पर पहुँचती भी है, हालात को काबू करने की कोशिश करती है और लोगों से बातचीत करती हुई दिखाई देती है। और चलिए अब बात पाली के बाली की। सेवाड़ी गांव में सोमवार को 54 साल के भूराराम दिवासी का शव कुएं में मिला। मृतक खेती करता था और उसके पास कुएं के किनारे उसकी बाइक खड़ी मिली, जबकि चप्पलें पानी में तैरती मिली। सूचना मिलने पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक महेंद्र सिंह और कांस्टेबल विक्रम सिंह मौके पर पहुंचे और स्थानीय गोताखोर रामलाल मीणा की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सेवाड़ी सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और जांच शुरू की है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक आशंका है कि काम के दौरान पैर फिसलने से कुएं में गिर गया, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से, जहां पर पुलिस लाइन स्थित खेल मैदान को लेकर एक बार फिर विवाद देखने को मिला। शहर के नागरिकों और खेल प्रेमियों ने पुलिस लाइन मैदान में प्रस्तावित निर्माण कार्य का विरोध करते हुए सरगुजा रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। नागरिकों की मांग है कि बच्चों और युवाओं के लिए एकमात्र सुरक्षित खेल मैदान को संरक्षित रखा जाए और निर्माण कार्य किसी अन्य जगह पर किया जाए। तो पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। तस्वीरें आप देख लीजिए। खेल मैदान को लेकर के पूरा विवाद हुआ है। खेल प्रेमियों ने मैदान निर्माण कार्य का विरोध यहां पर जताया है और पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ बीच का रास्ता निकल करके आ पाएगा, समाधान होगा। सब ज्ञापन के माध्यम से आईजी साहब से एक निवेदन करने आए थे। आप सब जानते होंगे कि यहाँ से बस 100 मीटर की दूरी पर पुलिस लाइन ग्राउंड है। उस ग्राउंड में यहाँ पूरे शहर में जो भी लोग क्रिकेट से जुड़े होंगे, जो भी यहाँ तक क्रिकेट खेलेंगे, आप सब भी इसी शहर के हैं, आप सब ने भी वहाँ क्रिकेट खेला ही होगा। तो क्रिकेट के साथ साथ वहाँ से आसपास 5-6 वार्ड के लोग वॉक करने आते हैं और भी कई गतिविधियाँ, जैसे अभी एसआई का वेरिफिकेशन हुआ था डॉक्यूमेंट्स का, वो भी वहीं पे हुआ था। हेलीपैड भी तैयार किया जाता है। उसी पुलिस लाइन ग्राउंड में भवन निर्माण का कार्य चालू होने वाला है। जो डीएसपी साहब है उनका बंगला बनने वाला है। तो हम सब आईजी साहब से ये निवेदन करने आए थे कि वो बंगला, पुलिस की और भी खाली जगह ज़मीनें हैं, उस पर बनाया जाए, उस ग्राउंड को सुरक्षित रखा जाए ताकि और खेल को बढ़ावा दिया जाए। वैसे भी आप सब जान रहे हैं कि आजकल बच्चे आउटडोर गेम्स को लेके बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। आप सब और आप खबर छत्तीसगढ़ से ही है। मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर के आज कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट का घेराव करके जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतरे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व पूर्व विधायक और वर्तमान जिला कांग्रेस अध्यक्ष आशीष छबड़ा ने किया। कांग्रेस ने साफ कहा, मनरेगा को कमजोर करने की कोशिश का पुरजोर विरोध किया जाएगा। मनरेगा बचाओ, रोजगार हमारा अधिकार जैसे नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। आशीष छबड़ा का कहना है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को समय पर काम और भुगतान नहीं मिल रहा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मनरेगा में लंबित भुगतान, काम की कमी और नियमों में कथित बदलावों को तत्काल वापस लेने की मांग की है। कांग्रेस से इस कलेक्ट्रेट घेराव से साफ है कि मनरेगा को लेकर सियासत काफी तेज होती जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मनरेगा को लेकर के अभी भी सियासत जारी है। और अब बात जगदलपुर की, जहां पर बस्तर पंचुम 2026 का भव्य समापन लालबाग मैदान में हुआ, जिसमें बस्तर की जनजातीय संस्कृति, परंपरागत नृत्य, लोकगीत और वेशभूषा को प्रमुखता दी है। सुकमा के छिंदगढ़ विकासखंड के कलाकार गुंजन नाग और किरण नाग ने जनजातीय वेशभूषा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करके जिले और पूरे बस्तर का मान बढ़ाया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कलाकारों को स्मृति चिन्ह और 50,000 रुपये का प्रोत्साहन चेक भी दिया। इस आयोजन में जिले के 69 कलाकारों ने 12 विभिन्न विधाओं में प्रतिभाग लिया, जिसने बस्तर की संस्कृति की पहचान और जनजातीय प्रतिभाओं को नई उड़ान दी। बस्तर पंडुम 2026 ने संदेश दिया कि विकास और सांस्कृतिक संरक्षण साथ साथ संभव है।
जहाँ जगदलपुर में संभागीय स्तरीय जो बस्तर पंडुम में शामिल हूँ। चित्रकला विधा है मेरा और ये सब मेरा काम है। और मैं अपने चित्र के माध्यम से अपने जो जनजाति है उनके कल्चर, उनके रीति रिवाज, उनके दिनचर्या को मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। और मैं कैनवास और एक्रेलिक कलर का यूज़ करता हूँ और अपने जितने भी जनजाति हैं हमारे बस्तर में उन चित्रों उनके व्यवहार, उनके जो दिनचर्या है, उनके जो पाठ पुरख हैं, उनके जो सेवा अर्जी करते हैं, वो सबको दिखाने का अपने चित्र में प्रयास करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले 2025 में बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया था, जिसमें भी हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे और बस्तर पंडुम के माध्यम से हमारे आदिवासियों का परंपरा वो सबको उजागर करने के लिए और हमारे आदिवासी क्षेत्र में पंडुम त्यौहार अनेक प्रकार का मनाया जाता है, उसको प्रचार प्रसार हो, विश्व के लोग बस्तर के त्योहारों के बारे में जाने, जिसको लेकर यह बस्तर पंडुम महोत्सव यहाँ पर आज बस्तर संभाग रखा गया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, जगदलपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर अमित शाह पहुंचते ही गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के सीएम भी यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं और बस्तर पंडुम 2026 का भव्य तरीके से समापन यहां पर किया जाता है। अमित शाह खुद अलग अंदाज में दिखाई देते हैं। और चलिए बात मांडलगढ़ की, जहां पर सच बेधड़क की खबर का असर देखने को मिला। राजगढ़ के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल में नवनिर्मित 2 कमरे के लोकार्पण के दौरान टाइल फर्श धंसने की घटना देखने को मिली। इस मामले में निर्माण कंपनी मैसेस देव बिल्डिंग मटेरियल काचुला और संवेदक को ब्लैक लिस्ट किया गया। मंडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने घटिया निर्माण की तुरंत जांच के निर्देश दिए। अतिरिक्त जिला परियोजना समग्र शिक्षा अधिकारी ने जांच में घटिया निर्माण की पुष्टि की। हालांकि उच्च अधिकारियों ने तकनीकी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की है। छात्रों का कहना है कि 34 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित कक्षा कक्ष के फर्श धंसने के कारण बैठने से कतरा रहे हैं। स्कूल के भवन निर्माण में इस घटना ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं।